राधिका नाम है आपका। आप शाहीगंज शहर के रहने वाली, वही रहती हैं आप? जी सर। आपने वर्तमान पता इसमें नहीं भरा है, तो क्यों? सर क्योंकि वर्तमान सर अभी कुछ दिनों पहले ही मैं इंदौर आई हूँ। सर मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि मैं वर्तमान पता और स्थायी पता, क्योंकि सर पहले से नहीं रह रही हूँ मैं। सर अभी कोई मैं आपको ये केवल बताना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म को आपको बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। वर्तमान पता भी वही लिख दो जो परमानेंट है ना, इसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है? आज आप यहाँ आई तो पेपर वगैरह देखा आपने? जी सर। आज क्या विशेष है? सर आज पहली फ्रंट न्यूज़ तो सर यही थी कि कोरोना की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है और नई गाइडलाइन उसकी जारी की गई है सर। और कुछ? जी सर। सर आज सेना दिवस है तो उसका पूरा बताया गया था कि क्यों मनाया जाता है और अभी हमारे वर्तमान सेना में क्या बहादुरी वाला काम किया गया सर। क्या सेना दिवस आज है तो ये क्यों मनाया जाता है आज? जी सर। सर 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले सेना अध्यक्ष बने थे के.एम. करियप्पा जी। उन्हीं के सर ये एक शुभ अवसर के दिन देखा जाता है कि वो पहले भारतीय बने, इसके कारण सर उन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है। 47 से लेके 49 तक कौन रहा, क्या कुछ आइडिया है आपको? देश स्वतंत्र हो गया और आप कह रही 49 में करियप्पा पहले वो सेना अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है? तो निश्चित रूप से बीच में जो पीरियड रहा होगा 2 साल 1.5 साल का, तो कुछ आइडिया है किसके हाथ में कमान थी? आपने बोला है कि पहले भारतीय बने, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वो पहले ब्रिटिशर्स रहा होगा कोई। ये तो आपके प्रश्नों से उत्तर ही से पता है ना, तो यही तो बताना है पहले ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर। 2 ऐसे ब्रिटिशर्स रहे हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद उस पद पर रहे, है ना? चलिए, करियप्पा को कोई स्पेशल अवार्ड दिया गया, कोई सम्मान दिया गया, क्या है कुछ पता आपको? सॉरी सर नहीं। आपने मानिक शाह का नाम सुना? जी सर। पहले फील्ड मार्शल सर पूरी तरह से मुझे रिकॉल। कोई बात नहीं। आप देखिए, मैं ये प्रश्न इसलिए आपसे किया कि आप जिस दिन इंटरव्यू में जाएंगी तो इंटरव्यू बोर्ड ये देखना मतलब जानना चाहता है कि आप जो प्रतिदिन की घटनाएं हैं जी सर उनके बारे में कितनी जागरूक है, मतलब कितनी आपको पता है कि आज क्या घटना घट रही है, क्योंकि अब आप ऑफिसर बनने वाली है ना, तो ऑफिसर को हर चीज से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से, है ना? चलिए, ओके। आपका संबंध जो है सीहोर जिले से। सीहोर जिला जो है वो किन चीजों के लिए मशहूर है? क्या आपके यहाँ की खूबियाँ हैं, क्या विशेषता है? सर सीहोर जिला कई क्षेत्र में बहुत फेमस है, जैसे कि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सर यहाँ का सरबती गेहूँ विश्व स्तर पर बिखरा होता है सर, बहुत ज़्यादा फेमस है। और सर मैं अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सर मध्य प्रदेश के जो मंगल पांडे कहे जाने वाले कुंवर चैन सिंह हैं, उनकी छतरी बनी हुई है जो यहीं पर शहीद हुए थे सर। सर अगर पर्यटन की दृष्टि से चिंतामन गणेश मंदिर है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है सर। और सर इसके अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास केंद्र भी अभी बनाए गए हैं सर। ठीक है, आपकी हॉबी आपने भरा है प्राकृतिक स्थानों को घूमना, तो यदि आप प्राकृतिक स्थान घूमे, कोई घूमे आप अभी आसपास या कभी परिवार संबंध आपका? जी सर। सर पाताल पानी जो इंदौर में एक जलप्रपात है सर, वहाँ जा चुके हैं। और सर पचमढ़ी भी प्राकृतिक स्थान घूमे। प्राकृतिक स्थलों में आप क्या गिरावट देख रहे हैं वर्तमान में? पर्यटन बढ़ने से वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, क्या लगता है? सर जो प्राकृतिक स्थलों में है, पहले तो हम ये देख सकते हैं कि सर धीरे धीरे उनकी सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है वह घटती हुई नजर आ रही है सर। इसका मुख्य कारण सर जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण कह सकते हैं सर इसका। वहाँ पे पूरी तरह से स्वच्छता नहीं आ रही है सर, जिसके कारण वहाँ पे कुछ उपाय जिससे और पर्यटन बढ़ सकता है सर।
आपने अभी एक बहुत बढ़िया शब्द बोला कि प्रदूषण के बारे में कुछ है क्या? आपको पेरिस पैक्ट के बारे में पता है? जी सर। क्या है? सर पेरिस पैक्ट 2015 में हुआ था सर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हमारा जो लक्ष्य था वो यह था कि 1.5 डिग्री तापमान तक हमें निश्चित सीमा तक लाना था, जिसमें सभी विकासशील और विकसित देशों को मिलकर ये समन्वय करके हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा। कब तक लाना है? 1.5 डिग्री तापमान कम रखने का लक्ष्य कोई वैसा रखा है? जी सर, जो 2030 तक का लक्ष्य रखा है सर हमने। 2030 तक श्योर कि नहीं? सर मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है सर इसमें 21 सदी के अंत तक तापमान को 1.5 डिग्री से डिग्री बढ़ने देना है। ऐसा कुछ बात है कि 2030 तक? सर इस दशक के अंत तक कहा गया था सर कि 2000। अभी आप 2030 बोल रहे थे, दोनों सही क्या है? सर मैंने जहाँ पढ़ा हुआ था वहाँ 2030 तक कई लक्ष्य रखे गए हैं सर। उसमें से सर एक लक्ष्य ये भी था कि हमें 1.5 डिग्री तक तापमान को निर्धारित करना है सर। इसका ग्लासगो समिट हुआ था, ग्लासगो, उसमें मोदी ने पंचमत की घोषणा की थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। वो क्या है पंचमत? 5 बात बता दीजिए सर। जो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में जो एक समिट हुई है जलवायु परिवर्तन के लिए सर उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि जिनको हमको प्राप्त करना है इस सदी के अंत तक सर। जिसमें से एक ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो अपना ऊर्जा की खपत को नवीनीकरण ऊर्जा से स्थापित करना है सर। कब तक? 2030 तक सर 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है सर हमें। ठीक है सर। इसके अलावा हमने ये रखा है कि 1 अरब कार्बन टन उत्सर्जन 2030 तक कम करना है सर हमें। कार्बन इमिशन कम करना है 1 अरब टन 2030 तक। और सर और सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, अच्छा बोल रही हो। ये तुम्हें इसमें अपनी आंसर में जैसे आपने लिखा ना कि प्राकृतिक स्थानों का भ्रमण, ठीक है, तो आपने एक पॉइंट ये प्रदूषण वाला डाला तो मैंने उसको पकड़ा पर्यावरण के बारे में। तो आपको इस तरह से जवाब देना है कि इसमें वो आपसे प्रश्न करें ही, जैसे मैंने आपको पूछा ना, तो उसको ऐसा सेंटेंस आपका फॉर्मेशन होना चाहिए कि जिसमें आप इस लाइन पर आ जाएं। यदि आपका जैसे प्राकृतिक है तो अब आपकी स्टडी अगर पर्यावरण से थोड़ी ठीक ठाक है तो उसमें पूरे फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में आप उस चीज़ को ऐड कीजिए। तो जैसे आप ऐड करोगी तो वो फौरन आपका इंटरव्यू उधर डाइवर्ट हो जाए। इंटरव्यू देना, देखिए आपको नॉलेज है, आप सब कुछ जानती हैं, आपने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। अब क्या इंटरव्यू का मतलब जानती हो क्या? मतलब आप अंदर से क्या है। इंटर माने इंटर और व्यू माने देखना, मतलब उसको हमें देखना है कि आप हैं क्या, मतलब आप इस लायक हैं कि नहीं कि कोई समस्या आई प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको हैंडल कर पाओ। इंटरव्यू बोर्ड केवल इतना देखता है। इंटरव्यू बोर्ड अब तुम्हारा ज्ञान मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं देखेगा कि आपको कितनी नॉलेज हो, कोई उसमें बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता मतलब नो नहीं आता, है ना? ठीक, थैंक यू। आपने बताया आप सीहोर से हैं और आपने शरबती गेहूं के बारे में बताया। तो ये जो फार्म लॉस लाए गए थे, कृषि कानून, आपने अपने क्षेत्र में क्या उसका विरोध देखा किसानों के साथ? सजग नागरिक के रूप में आपकी क्या नजर थी वहाँ पर? किसानों का कैसा उसके ऊपर प्रतिक्रिया थी? सर जैसा कि मेरा सीहोर जिला क्षेत्र है सर, इसमें मैंने सर किसान के जो किसान बिल आया था उसके विरोध में ऐसा कोई ज़्यादा आक्रोश प्रदर्शन नहीं देखा सर। लेकिन सर जो किसान बिल आया था उसकी जो 3 बिल लाए गए थे सर, जैसे कृषि वाणिज्य व्यापार अधिनियम, कृषि आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि मूल्य आश्वासन अधिनियम, जिसमें सर किसानों की जो मांग थी वो ये थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाए उनकी फसलों के लिए। लेकिन सर जिसके कारण उनका विरोध प्रदर्शन था सर। आपके इलाके में ऐसी क्या वजह थी कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापक विरोध देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश, जैसे आपने बताया आपके क्षेत्र में उसका विरोध नहीं देखने को मिला? क्या वजह, क्या कारण थे? सर जहाँ तक सर मेरा मानना है कि जो सीहोर जिले के किसान हैं सर, वो अपनी उपज का एक उनको जो भाव मिलता है सर, जो मंडी है, जैसे सीहोर जिले में ही उपज मंडी केंद्र है सर, उपज मंडी केंद्र,
उनको जो जो वो इच्छाएं रखते हैं सर कि इतने उपज में उनको मिलना चाहिए, तो वो उनको मिला है सर। और उसके अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने जो उत्पाद है उसको बेचने का अवसर मिला, जिसके कारण सर ऐसा कोई प्रदर्शन सीहोर जिले में नहीं हुआ था। आपने बताया कि किसानों की मांग है कि एमएसपी को एक लीगल कानूनी रूप दिया जाए। ये मांग पर आपकी क्या राय है? सही मांग है और किस तरह से देखती है अगर इसको एक हम लीगल रूप दे सरकार, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप क्या मानते हैं? सर जैसे कि मेरा मानना है कि किसान एक हमारे भारत में 70% ऐसे किसान आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। तो सर जो कृषि बिल लाया गया था उसमें संशोधन करके एमएसपी निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि सर जो उनको निजी क्षेत्र या फिर साहूकार के चुंगल में फंसकर वो अपने उपज का उतना उन्हें मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कि सरकार एक निश्चित प्रशासनिक वेतन भी तय होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी किसान के लिए भी हम एमएसपी तय कर सकते हैं सर। आपको लगता है कि एमएसपी की वजह से राजकोषीय कितना दबाव बढ़ जाएगा अगर उसको लीगल एक वो बना दिया? दूसरा, जैसे आपने प्रदूषण की बात की, तो एमएसपी की वजह से आपको जानकारी है कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है एमएसपी की वजह से? सर एक रीज़न ये भी है कि एमएसपी अगर कर देते हैं निर्धारित, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पाद इकट्ठा कर लेंगे। भारतीय खाद्य निगम जो किसानों से अपने पूरा उपज का खरीदता है सर, तो एक तरह तो क्योंकि अगर वो सही से क्रियान्वयन नहीं करता है उस चीज़ का, जैसे कि खाद्य सुरक्षा के लिए देखा जाए तो उसमें सर वो जो अनाज सड़ जाता है, जिसके कारण एक वो प्रदूषण का कारण बन जाता है सर। आप जो है एमएसपी की वजह से वाटर का लेवल, पानी का लेवल नीचे गिरना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होना, पंजाब के 23 से 24 जिलों में जो है वो डार्क जोन घोषित हो गई, सभी एमएसपी से रिलेटेड है। इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए। और ये बहुत एक ओल्ड फिगर हो चुका है कि 70% हमारे जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड बदल गया है। जो नई जो है वो 42 और 46% के आसपास है। ये पुराना रिटॉरिक जो है इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना। आपने जो बताया है कि जो बताया ना 42% ये गलती नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, जो तुम बोल रही हो तो पॉइंट बना लो अपने मन में कि एग्रीकल्चर पर यदि ये बिल कानून के बारे में हमसे पूछा जाता है तो एक बिंदु ये बोलेंगे, एक ये बोलेंगे, एक अभी आपने सिस्टमेटिक नहीं बोला है ना, बोला जरूर लेकिन सिस्टमेटिक होता है ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये मन में बना है ना, तो मन में बनाओगे ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। यदि आपने ये कह दिया कि सरबती हमारे यहाँ होता है, पहली चीज। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये गवर्नमेंट की योजनाएं, सरकारी जो अधिकारी होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को पालन करे, वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता, क्योंकि लॉ जो बन गया उसका इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस। तो वो ऐसा आदमी को चयन करना चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की एंटी न जाए, मतलब आपको अगर एंटी है तो उसको अपने शब्दों में इस तरह से जवाब देना है कि ये न बोर्ड को लगे कि आप मतलब अपोजिट हैं, बिल्कुल है ना, अपोजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ गवर्नमेंट बनाती है, ऑफिसर इन्फोर्स करता है, लागू करता है। तो आप जो जिस पद पर जाने वाली हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि ये नियम गलत बना दिया कि मर्डर की इतनी सजा कर, वो तो उन्होंने कर दी तो वो तो आपको लागू करनी है। लेकिन अभी चूंकि एक विवादित स्थिति है, तो जैसा आपने सजेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई है, 3 पॉइंट बताए हैं, शायद आपको याद हो या ना हो। इन्होंने बताया कि एक डार्क जोन मतलब पंजाब के कुछ जिलों में हो गया है, ये इन्होंने बताया कि किस तरह से वाटर लेवल पर इफेक्ट आया है। एक और पॉइंट कोई बताया, इन 3-4 पॉइंटों को अच्छी तरह लिखना, जाके और लिख के उसको अच्छी तरह से इन कानूनों के बारे में, यदि सरबती का नाम लेती हो तो पूछ सकते हैं, तो अपन को पॉजिटिव होते हुए अपने भावना, अपना जो व्यू है वो दीजिए। एंटी नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहे कि गलत है आप अपना, लेकिन आप ये दिमाग में रखें कि आप ऑफिसर बन गई हैं, और जब बन गई हैं तो क्या करना है, आप जब तक बनेगी नहीं तो वो बोल ही नहीं पाए, है ना।
एक चीज इसमें और भी लिखा आपने, मैं 1 मिनट और ले लूँ इनसे। नहीं सर, श्वास आप रिलैक्स पूरा लीजिए। नहीं, कि श्वास सर देखो, हमारे मन बच्चे में को ना- रिलैक्स करना। में हम बैठे किस तरह से अलग बिल्कुल इंटरव्यू में बेइज्जती होता, कॉन्फिडेंस होता, और वो झलक रहा है मुझे तो बिल्कुल क्वेश्चन। आपने एक लिख दिया है स्वनिर्मित भक्त गीत गाना, तो वो स्वनिर्मित भक्त गीत एक आप सुना दो हम लोगों को, है क्या? ये लिखा है ना हमने, तो बहुत छोटा, 1 लाइन 2 लाइन। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। थैंक यू। पूछिए। ये आपका नाम है राधिका साहू, तो साहू का मैं देखता हूँ स्पेलिंग में डिफरेंस रहते हैं। कुछ लोग ऐसे एच लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे HOO लिखते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है? आपका सरनेम है साहू, क्या आपने कभी देखा है कि साहू की स्पेलिंग SAHU ही लिखा जाता है, या उसमें कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे तरीके से लिखते हैं? सर कई फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे रॉय, कुछ लोग RAY लिखते हैं, कुछ REY लिखते हैं, कुछ ROY भी लिखते हैं, कुछ बंगाली होते हैं। सो लाइक वाइज SAHOO, इसमें कुछ डिफरेंस है? सर उसमें जो अपनी व्यक्ति है वो थोड़ा सा अलग चला जाता है, साहू हो जाता है सर। I mean, those are also, you can also write, is it same or those is same category, or it depends on some different area? जैसे किसी दूसरे स्टेट में लोग ऐसा लिखते हैं, you have no idea, आपको कोई जानकारी इसमें नहीं है? अरे सर इसमें नहीं है। EWS का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है? सर EWS जो सामान्य कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको सर 10 जो अपने आर्थिक क्षमता से कमज़ोर हैं सर, उनके लिए सर ये एक पैमाना निश्चित किया गया है सर। आर्थिक क्षमता की उसमें क्या पैमाना है? सर मुझे जहाँ तक याद है 8 लाख सर। तो उसमें क्या होगा? कॉन्फिडेंस से बोलो। ठीक, फिर क्या होगा जिनका 8 लाख तक, कॉन्फिडेंस, जिनकी 8 लाख तक आय है, उनके लिए क्या प्रोविजन है? सर उन्हें 10% आरक्षण की बात कही गई है शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सर। तो 10% करेंगे तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। संविधान के हिसाब से कितना होना चाहिए आरक्षण? सर संविधान के हिसाब से 50% से किसी भी स्टेट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? किसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा संविधान में लिखा है, या किसी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? संविधान में आरक्षण सीमा संविधान में कोई है, बात ऐसा ही पूछा है। कोई बात नहीं, हाँ या वो ना? फंस गई। नहीं बेटा, देखो आपको ये समझना है, नहीं आता है कोई बात हमें नहीं। स्पष्ट बोलना है। मैं देखिए, पहले भी सर ने जो बोला था, हाँ। सर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया था। हाँ। अगर मान लो 30 नहीं है, मेरे हिसाब से तो 35 है, तो वहां पे रिजिड नहीं होना है। अगर आप 100% श्योर भी हो, तब आपको ये बोलना कि सर मेरे हिसाब से ये 30 है, बट इफ यू आर सेइंग आई विल गो एंड क्रॉस चेक, हम कितने भी बड़े हो जाएं तब भी हम जाकर के किताब को रेफर करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। और इसमें जहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको फिर संविधान में बोलना है, सॉरी बोलना है। ठीक है। अब सर ने जो पूछा वो इतना आसानी केस पूछा था आपसे, बोलने वाले कैसे लेकिन जो आज इसमें क्लियर हुआ क्या नहीं, ये जो अभी इन्होंने बोला, जो इस पॉइंट क्लियर करो उसको, मतलब पहले समझो इसको। इस टॉपिक क्लास करना बाकी मैं कर लूंगा इनकी क्लास। अच्छा, हाँ, नहीं आज बचा हाल है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ। अगर उसको क्वेश्चन पूछा, जी। देखिए ये कोई आप बोर्ड में अपन नहीं बैठे, जी। अपन बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ। और मॉक इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन किसी में अभी को तत्काल उससे रिलेटेड अगर हल्की चीज बता दोगे ना, तो वो बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने जो पूछा ना, सर मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि संविधान में है या न्यायालय में। तो पहला पॉइंट जो बताओ, तुम इसके माहिर। अभी संविधान में नहीं है, संविधान में सिर्फ आरक्षण के बारे में है। बाद में कोर्ट ने, क्योंकि नहीं तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या गवर्नमेंट है, वो तो फिर एक समय ऐसा आएगा 90% रिजर्वेशन दे देंगे। तो जो दूसरे आदमी है तो वो
सर उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप विश्वास जी क्या है, इट विल बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट्स। जब ये डिटेल में बताएंगे तो उसमें बस आपके लिए भी इतना ही है कि एक्चुअल में क्या है कि नहीं- मॉक इंटरव्यू में है बच्चों का, ये क्या है कि कब बताएंगे क्या होगा, इंदिरा सानी एक केस, आध मिनट कोई से इंदिरा सानी केस नॉर्मल में चीज है। सुप्रीम कोर्ट हाँ, ने कहा था 50% से अधिक लिमिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा या कैप बना रखी है इंदिरा सानी बस केस में। एक लाइन की बात, आप उसको है क्लू दे दिया इन्होंने, अब आप डिटेल उसको देख बाकी मैं आपको जो पास डिटेल देख लेना। और ईडब्ल्यूएस के बाद में भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, उसकी अपनी गाइडलाइंस है, वो अपना अलग मैटर है। तो जस्ट जानकारी ये है कि पहले 50 था, 10 और हो गया, तो अभी 60 नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं और आप एसडीएम बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अपने जिले में या आप अपने तहसील में कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है? अभी आपने खूबियां बताई थी थोड़ी देर पहले, कौन सी समस्या है दो जो आप सबसे पहले उनका निदान करना चाहेंगे? जी सर मेरे अनुसार मेरे ज़िले में सर एक महिला साक्षरता दर थोड़ा कम है, और ग्रामीण स्तर पर जो बालिकाएं हैं उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, जो एक सामाजिक रूढ़िवादिता है उसको दूर करना चाहूँगी, और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उन्हें बेहतर तरीके से क्रियान्वित करवाना चाहूँगी, जिससे ग्रामीण स्तर तक साक्षरता, जो महिला साक्षरता है वो बढ़े सर। सर दूसरा ये कि हाँ, सीहोर ज़िले के जो किसान हैं सर, वो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से सर, सारे जो किसान हैं वो पूरी तरीके से पारंपरिक जो कृषि होती है, मतलब आधुनिक कृषि की ओर नहीं बढ़े हुए हैं। उन्हें इतना सर ज्ञान नहीं है कि जैविक कृषि या फिर सर जो ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा सीहोर ज़िले में हो रहे हैं सर, उनका नहीं करना चाहिए, या वर्षा का जल संग्रहण करना चाहिए। इसके बारे में सर उनको मैं जागरूक करूंगी कि आधुनिक कृषि की ओर बढ़े सर वो। महिलाओं के बारे में आप काम करना चाहती है ना? कोई दो चीजें जो अभी घटी हूँ, दो जो लगे आपको कि ये महिलाओं के लिए राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करती हैं या कुछ हुई है तुम्हारे? जी सर, अभी सर एक महिला विवाह अधिनियम जो आया है, जिसमें उनकी मैरिज की आयु सर 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष निर्धारित करने की बात चल रही है सर। एक विधेयक आया है सर जिसमें। इसको आप कैसे मानते हैं? सही है सर इसको मैं सही मानती हूँ, क्योंकि सर इससे क्या होगा, महिला साक्षरता कहीं ना कहीं वो शैक्षणिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगी सर। जो पहले 18 में सर जैसे ही वो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ती हैं उनके विवाह करा दिए जाते हैं सर। और दूसरा कोई? सर दूसरा ये है कि एक आर्थिक स्तर पर भी देखी जाए तो महिलाएं जागरूक रहेंगी सर, क्योंकि वह अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकती हैं। मैंने प्रश्न ये किया है कि दो कोई ऐसे काम जो गवर्नमेंट ने किए हो जिससे आपको लगे कि राइट ऑफ इक्वलिटी की बात की है, तो एक तो आपने बता दिया कि ये आपके मत से है, दूसरा कोई बताओ। अभी तो आपने देखा होगा कुछ बच्चियों को कमीशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है क्या? एनडीए सीडीएस जो डिफेंस में पहला तो ये नहीं है इक्वल राइट ऑफ इक्वलिटी का नहीं आता कि बराबरी का दर्जा दिया गया? जी सर आता है ये तो है? सर एकदम से सर रिकॉल नहीं हो पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। इस तरह से इस पॉइंट को, ये दो मैंने बताए, इसके अलावा 5-6 और पॉइंट कहीं डायरी में लिख लेना और अपने इंटरव्यू में महिलाओं की तरफ ले जाना, बोर्ड को किसी भी तरीके से तो खींच के ले जाना कि तो वो फिर आपसे प्रश्न करे। ठीक है ना? अगले मॉक में ध्यान रखना है, फर्स्ट मॉक था आपका, है ना? चलिए धन्यवाद, है ना?